हेलो बच्चों, समर्पण ज्ञान स्कूल से मैं तेजल पटेल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का पाठ क्रमांक 1 जिसका नाम है ऊँट चला। बच्चों, ये कविता ऊँट के ऊपर है। इस कविता में हमें बताया गया है कि ऊँट क्या किस तरह से चलता है, उसका दिखाव, उसका वो कैसे दिखता है और वो कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं ऊँट चला। बच्चों, ये कविता मैं पठन करूंगी, साथ में उसका अर्थ भी बताऊंगी और फिर हम साथ में मिलकर इस कविता को गाएंगे। तो जब मैं उसको समझाऊंगी, आपको उसका अर्थ बताऊंगी, तो आपको शांति से सुनना है और समझना है। पाठ क्रमांक 1, ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। कवि कहते हैं कि ऊँट जो है वो बहुत ही ऊंचा है, बराबर। और ये देखिए, यहाँ पिक्चर में हमें दिखाया भी गया है कि ऊँट का पिक्चर दिया है हमें कि एक ऊंचा प्राणी है ऊँट, और वो उसके शरीर के देखो जितने भी हिस्से हैं, जितने भी अंग हैं, वो सारे के सारे टेढ़े मेढ़े हैं। वो ऊंचा तो है पर उसके शरीर का अंग सारे टेढ़े मेढ़े हैं, जिसकी वजह से जब वो चलता है तब क्या होता है, वो सीधा सीधा, वो चलता भले सीधा होगा पर उसकी जो शरीर है वो पूरा हिलता है। वो बाकी प्राणी कैसे चलते हैं वैसा नहीं चलता, वो सीधे सीधे नहीं चलता, वो हिलते डुलते चलता है। और वो बहुत ही ऊंचा है, और ऐसा ही एक ऊंचा ऊंचा ऊँट जो है वो हिलते डुलते चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। देखो बच्चों, ये ऊँट का चित्र है। इसमें आपको उसके शरीर के दो अंग जो है वो एकदम ऊंचे दिखाए गए हैं। एक तो उसकी गर्दन वो काफ़ी ऊंची है और दूसरा उसका पीठ। बाकी प्राणियों की तरह देखो, आपने कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, गाय, हाथी, घोड़े, उन सब का आप चित्र देखोगे तो ऊँट उन सब में अलग दिखेगा। किसी की भी पीठ जो है वो ऐसी ऊपर निकली हुई नहीं होगी, वो सीधे सीधे वहाँ सीधा ही होगा। पर ऊँट का गर्दन के साथ उसकी पीठ भी बहुत ही ऊंची है। एक और प्राणी है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। आप बता सकते हो वो प्राणी कौन सा है? जिराफ। जो सब उसकी गर्दन जो है वो सबसे ऊंची रहती है, इसीलिए उसे टॉलेस्ट एनिमल कहा जाता है। तो ऐसे ही ऊंची गर्दन वाला ये एक ऊँट है। तो कवि कहते हैं कि ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ, और ऐसे ही ऊंची पीठ को उठाकर ऊँट चलता है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बालू। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि बालू का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है? क्या वो किसी का नाम है? नहीं, बालू का अर्थ होता है रेत। तो आपने ऊँट को कहाँ देखा है? टीवी में, पिक्चर बुक में, या अगर आपने उसको रियल में देखा है तो कहाँ देखा होगा? जहाँ पर बहुत सारी रेत हो। जैसे कि हम यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में रेगिस्तान है कच्छ, फिर राजस्थान में है रेगिस्तान, राजस्थान में रेगिस्तान है। तो इन इलाकों में ऊँट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान वाले में। और अगर हमें हमारे नज़दीक के एरिया की मैं बात करूँ तो दमन, जहाँ पर जो दरिया है समुद्र के किनारे, वहाँ पर ऊँट देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ऊँट वाला रहता है, वो कुछ पैसे में हमें ऊँट के ऊपर बैठकर सवारी भी करवाता है। जिस तरह घोड़सवारी होती है वैसे ही ऊँट सवारी भी होती है। तो लोग जो है वो उसका कीमत देकर ऊँट के ऊपर बैठते हैं और उसका मज़ा भी लेते हैं। तो बच्चों, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। तो बालू का अर्थ होता है रेत। तो कवि कहते हैं कि कितनी भी रेत होती है पर ऊँट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उस रेत में बोझ ऊँट को ढोने दो। ढोना यानी कि उठाना, और बोझ यानी कि वजन, भार। ऊँट जो है वो बहुत सारा वजन उठाकर रेत में चल सकता है। नहीं फंसेगा बालू में, वो बालू में यानी कि रेत में नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊँट चला, रेत में भी वो बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से चल सकता है।
बच्चों, ऊँट के पैरों का मैं आपको पैरों के बारे में बताती हूँ कि वो रेत में कैसे चलता है। तो ये ऊँट का चित्र है। उसके पैर देखिए आप, ये जो पैरों के नीचे का जो उसके फीट, हमारी ये उंगली वाला पैरों का जो फीट का हिस्सा है, तो ऊँट का जो हिस्सा है यहाँ पर सफ़ेद रंग दिया गया है उसमें, वो एकदम नरम होता है, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर अंदर नहीं चला जाता, वो रेत के ऊपर ही रहता है। और ऊपर से हमारी कैसे पैरों में उंगलियां हैं, वैसे उसकी उंगली नहीं, उसके पैर के 2 पंजे होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत में आसानी से चल सकता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि कितनी भी रेत हो, वो रेत में आसानी से चल सकता है। और इसीलिए ऊँट को एक उपनाम दिया गया है, उसको एक नाम दिया गया है कि रेगिस्तान का जहाज। जहाज का अर्थ क्या होता है? शिप, बड़ी नाव। तो जिस तरह समंदर में, अगर हमें समंदर पार करना है, बहुत सारा पानी है, तो उसमें हमें जहाज चाहिए। उसी तरह अगर रेगिस्तान को हमें पार करना है तो हमें ऊँट चाहिए, क्योंकि हम पानी में, इतना सारा पानी में तैर नहीं सकते। उसी तरह रेगिस्तान में हम रेत में चल नहीं सकते, पर ऊँट जो है वो रेत में आसानी से चल सकता है। वहाँ पर इतने पेड़ भी नहीं होते हैं कि वहाँ पर छाँव हो, ऊपर से गर्मी, जिससे रेत भी गर्म हो जाती है, बहुत गर्मी होती है, फिर भी ऊँट वहाँ पर आसानी से रह सकता है। और उस रेगिस्तान में पानी भी नहीं रहता है, अगर है तो भी बहुत ही कम रहता है, और वो जगह जगह पर नहीं मिलता है, ना वहाँ पर खाने के लिए घास या और कोई पौधे होते हैं। तो ऊँट जो है वो बहुत सारा खाना और बहुत सारा पानी जहाँ मिले वहाँ पर पी लेता है और खा लेता है, और फिर उसकी जो ये ऊंची पीठ है उसके अंदर बहुत सारी चर्बी को रखता है, और जब उसे खाना बहुत दिनों तक नहीं मिले तो उस चर्बी से वो अपने आप को पोषण देता है। ठीक है बच्चों, तो रेगिस्तान जो इतना असहनीय जगह है, वहाँ पर ऊँट जो है वो आसानी से रह सकता है, वो बोझा उठाकर उस रेगिस्तान में चल भी सकता है, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। तो ऊँट जो है वो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जब तक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। कवि कहते हैं कि जब ऊँट थक जाएगा तो क्या करेगा, वो बैठ जाएगा, पर किस करवट बैठेगा वो कोई बता नहीं सकता। जैसे हम थक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रात को सो जाते हैं, बराबर। तो ये जो ऊँट है, जब वो थक जाएगा तो वो भी बैठेगा, पर वो हमारी तरह नहीं बैठेगा। वो कैसे बैठेगा, वो आधा लेटा हुआ ही बैठेगा। तो ये कोई नहीं बता सकता कि ऊँट कौन सी करवट लेटेगा, कौन सी करवट बैठेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कविता का गान कर रही हूँ, एक बार आप ध्यान से सुन लो, फिर आपको इसे मुखपाठ करनी है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अच्छा बच्चों, तो आपको ये कविता मुखपाठ करनी है और इसे पढ़कर समझना भी है। ठीक है, धन्यवाद।